देखिए, थैंक यू सो मच। आपके दो सवाल हैं। पहले सवाल तो ये आपने कहा कि अमेरिका देरी क्यों कर रहा है। अ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि आपके निर्णय के पीछे समय लग रहा है और जो इन्वॉल्व एक्टर्स हैं, जैसे इसराइल के पीएम नेतन्याहू इस समय यूएसए में है, बातें दोनों बात कर रहे हैं अगले स्ट्रेटजी के बारे में। और ईरान, हम बार बार सभी कह रहे हैं कि ईरान वेनेजुएला नहीं बन पा रहा है। तो उसके रीजन में मैं हमेशा मानता रहा हूं कि एक शक्ति दूसरे शक्ति को संतुलित करती है, जिसको हम बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं। और ये सबसे अच्छा नजारा जो है, कोल्ड वॉर के बाद ये पहली बार हम देख रहे हैं। एक 1962 में हमने देखा था कि दोनों बड़ी ताकतें सामने खड़ी थी और वो एस्केलेशन बच गया। यही आज वही चेहरा यहाँ पर फिर से दिख रहा है कि ये आखिर ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, इराक और ये लीबिया, जितने भी एग्जांपल्स हमने देखा, ये ईरान क्यों नहीं बन पा रहा। उसका एक प्रिटेक्स्ट है। 12 दिन का जो जून में जो अटैक अमेरिका ने किया था और जो रिटेलिएशन ईरान ने किया था, जो खुर्रम मिसाइल के थ्रू ईरान ने इजराइल को जो तहस नहस किया, और इजराइल का जो एक एक फैंटेसी थी, एक उसको लेकर के सुपीरियोरिटी को लेकर के कि हम सब कुछ सेफ है, हमारा आयरन डोम हमें सेव करता, उस एरोगेंस को ईरान ने तोड़ा। तो बहुत दिन, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं दोनों को। तो दोनों जानते हैं दूसरे की ताकत की। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे मैं हमेशा कहता हूं कि डिसीजन जो है, निर्णय है, वो टेबल पर जब जाते हैं टेबल पर, तो उसके पीछे हमारे पास एक स्ट्रिक होती है। और यदि आपके पास स्ट्रिक है, इसका मतलब इस बात फोर्स है भी आप, तो टेबल पर आप बात करते हो। तो टेबल और टॉक्स दोनों चल रही हैं। अब दूसरे पर मुद्दे पर आता हूं, जैसे कि ट्रंप ने कहा कि ऐसा है कि आप मिसाइल को लाइए अपने टेबल में। तो मैं हमेशा ये बात को कहता हूं कि ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड। ठीक है ना। आप जो डिक्टेट करेंगे वही टेबल पर बातें होंगी। ये कुछ ताकतें अभी दुनिया में बची हुई है, वो नहीं स्वीकार कर सकती है। और हमने देखा भी, चाहे रशिया को ले लीजिए, इंडिया को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, और ईरान, जो लोग ईरान को कमजोर आंक रहे हैं कि अंडरस्टिमेट है, वहां ताकत कम, जो मुझे लगता है ईरान को भी समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, दो चीजें होती है, एक आपकी ताकत है और एक आपकी एक विल पावर, इच्छा शक्ति है। मुझे लगता है कमजोर राष्ट्र के लिए इस समय ईरान एक दृष्टांत है, एक केस स्टडी है। समझना पड़ेगा कि मरना तो है ही है, यदि मरना है तो आपसे लड़ेंगे। और यही इच्छा शक्ति ईरान को अलग करती दुनिया के अलग देशों को, कि आपको लड़ना तो लड़ना है। तो मुझे लगता है कि मनोबल के आधार पर, इच्छा शक्ति के आधार पर भी ईरान बहुत टॉप में। उतना इच्छा शक्ति अभी अमेरिका में नहीं बची है जितना इस समय खामेनी साहब के। पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है कि अब मैं आपके पास आता हूं कि जो असंतोष ईरान के अंदर, हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया के हर कंट्री के अंदर असंतोष होता है। जो एथोटोरियन कंट्री है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री, सबका संतोष का चरित्र अलग अलग है। ठीक है। अब बात यह है कि किस संतोष की बात करते हैं। क्या आप रिजीम चेंज कराना चाहते हो? आप अभी अभी हमारे को पैनलिस्ट बता रहे थे कि इतने सैटेलाइट लगे हुए हैं, स्टारलिंक लगे हुए हैं एलन मस्क के वहां पर। ये क्या हो रहा है? रिजीम चेंज का जो एजेंडा है अमेरिका का, आज की नई बात है। तो वो लेकिन यदि आप उसको त्रिपाठी फ्यूल साहब, करें, राजा पहले जी। त्रिपाठी साहब, ईरानी लोग आर्थिक दिक्कतों का सामना तो कर ही रहे हैं। वहां की मुद्रा इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है, अर्थव्यवस्था कैसी है, हालात तो आपको पता ही है। जी। अब ईरान आपकी बात से सहमत है कि अर्थव्यवस्था वहां बहुत ही डावाडोल है, लेकिन सोल्यूशन क्या है ईरान के लोगों के पास? क्या वो अमेरिका के गोद में जा चले जाए? क्योंकि 1979 में जो क्रांति हुई थी, यही उस समय भी स्थिति यही थी। वहां उस समय भी यही हाहाकार मचा था। तो वहां पे क्रांति हुई, तो अमेरिका, जो ईरान की जनता जानती कि राजा पहलवी आएंगे तो यहाँ पे अमेरिका आएगा। और इराक की स्थिति आप देख लीजिए, जब सद्दाम हुसैन गए तो इराक की क्या स्थिति हो गई, सीरिया की क्या स्थिति हो गई है। तो इन ईरानियन लोगों को मालूम है कि एक बार यदि रिजिम चेंज होती है तो वहां की, क्या सीरिया की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है? सीरिया के जो हेड ऑफ स्टेट है कौन इस समय है? आईएसआई का बंदा है। तो क्या सीरिया इंडेक्स में हाई पहुंच गए? तो ये जो तर्क देना कि अमेरिका के आते ही रिजिम चेंज होते ही ईरान की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये एक तरह से अपना एक प्रीटेक्स्ट है और एक एजेंडा हासिल करने का। मुझे नहीं लगता है कि रिजीम चेंज होने से ईरान की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, खामनेई साहब बरी जा सकते हैं। तो ये असंतोष बहुत फैब्रिकेटेड है, और कुछ असंतोष हर कंट्री में होते हैं, कोई ईरान इसका अपवाद नहीं। हर कंट्री में संतोष है, उसके दबाने के, उसको दिखाने के अलग अलग तरीके हैं। तो मुझे लगता है कि जो दूसरा पॉइंट आपका है असंतोष वाला, इट इज फुली मैनेज्ड, ये पूरी तरीके से मैनेज्ड है।
और इसमें बहुत, इसीलिए ईरान यदि आज तक 40 साल तक वेस्टर्न फोर्सेस को यदि सामना किया है, उसका रीजन यही रहा कि उसके अंदर एक मैस्कुलिनिटी है, लीडरशिप पे पावर, और सबसे ज्यादा लड़ने की क्षमता। उसके जो मिसाइल्स हैं, उसके जो ड्रोन्स हैं, वो बता दिया है कि हम आपको निस्तानाबूद करने के, इसीलिए दोनों आप करियर जो देखिए, एयरक्राफ्ट करियर देखिए, दोनों खड़े हुए हैं, सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं आप अटैक कर दीजिए ना। क्योंकि आपको मालूम है कि आपने क्या किया था। जून में एक एयरबेस को मारा था, अल उदैद एयरबेस पर चोट पहुंचाई थी। जैसे हमने पाकिस्तान में नूर खान को मारा था तो पाकिस्तान ने सरेंडर कर लिया कि बचा लीजिए, वैसे ईरान ने वहां मारा, उसके बाद वही से सीज फायर हो गया। तो आपको ताकत से लड़ना पड़ेगा और आपको आना ही पड़ेगा लड़ने। ऐसा नहीं कि अमेरिका जहां चाहेगा, अभी वो कहेगा कि न्यूक्लियर बंद करो, फिर कहेगा मिसाइल बंद करो। ये क्या है? दिस इज द रूल बेस्ड ऑर्डर। ये रूल बेस्ड ऑर्डर है। ये ऑर्डर रूल बेस्ड कभी हो ही नहीं सकता। ये ऑर्डर है पावर बेस्ड। तो पावर मुझे लगता है खामनेई साहब के पास भले ही वो मिलिट्री माइट न हो जो अमेरिका के पास है, लेकिन लड़ने की जो विल पावर है वो बहुत हाई है, और इसीलिए ये अभी रुका हुआ है। जंग की संभावनाएं आपको कितनी नजर आ रही हैं? जी सॉरी, क्वेश्चन जंग की आपको कितनी संभावना नजर आ रही है? जंग पूरी तरीके से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जंग होगा, इट इज बाउंड टू हैपन, ये होगा। एस्केलेशन बस ये है कि तैयारियां किस लेवल की, अमेरिका कहां तक अपनी तैयारी कर रहा है, ईरान कहां, ये रुकने वाला नहीं है। इस बार जंग होगी, और ये जंग का जो प्रभाव बहुत ग्लोबली होगा। ये रशिया यूक्रेन नहीं होगा, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन यहां से होगा वो। और एक बात और, बात अभी चाइना की बात हो रही थी कि चाइना इन्वॉल्व नहीं होगा। आपको बता दें, वेनेजुएला एक धोखा था चाइना के लिए। चाइना को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि रातों रात सरेंडर वहां पर कहानी हो जाएगी। यहां रातों रात कहानी होने नहीं होने वाली। यहां पर S-500 रशिया का पहुंच चुका है, सैटेलाइट सहयोग चाइना का है पूरी तरह से, और चाइना इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ईरान ऑयल। तो वो यदि बिजनेसमैन भी है ना, बिजनेस एटीट्यूड है, तो वो भी ईरान को सेफ्टी देगा, ईरान को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि यदि उसका मार्केट इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो इतना आसान नहीं है चीज। दैट्स नॉट इजी अमेरिका के लिए। बिल्कुल। अब मेजर साहब के पास चलते हैं। मेजर साहब, जैसा कि भी त्रिपाठी जी ने कहा, उन्होंने S-500 का जिक्र किया था कि आपको भी लगता है, आपके पास ये जानकारी है कि ईरान को रूस के द्वारा S-500 मिल चुका है, और चीन किस तरह की मदद कर रहा है? आखिरी बार जब आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कई सारी मददें बताई थी जो चीन कर रहा है। अभी ताजा क्या क्या मदद मिली है ईरान को, चीन की तरफ से, रूस की तरफ से, और ईरान अभी कितनी ज्यादा और पुख्ता तैयारियां कर चुका है अपनी तरफ से? इनको जो डोंग फेंग सीरीज की मिसाइल्स हैं वो इनको 101% मिल चुकी हैं। डोंग फेंग सुपरसोनिक मिसाइल है, द फास्टेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड। मतलब उसको रोकना मतलब एक चमत्कार ही होगा। और जिस तरीके से जो अभी खुर्रमशहर 4 जो जिसका अभी पिछले हफ्ते ही टेस्ट किया है, मतलब आप देखें कि आपके सर पे युद्ध मंडरा रहा है, युद्ध के बादल, लड़ाई तय है, और आप तब भी इतना एग्रेसिव पोस्चरिंग करके दिखा रहे हैं कि खुर्रमशहर 4 जो अत्याधुनिक और सबसे मतलब तकड़ी मार की जो इनकी मिसाइल है वो तैयार है। तो देखें, इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसमें ये इब्राहिम लिंकन, USS इब्राहिम लिंकन इनका मेन मकसद है उसे डुबाने का। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि चाहे लड़ाई जितनी जैसी मर्जी हो, चाहे 2 दिन की हो, 5 दिन की हो, या फिर हफ्तों की हो, पर ईरान एक झटका ऐसा देने वाला है जिसमें कि वर्ल्ड ऑर्डर में काफी धक्का लगने वाला है। अमेरिकन को पहली बार वो वल्नरेबिलिटी फील होगी अगर उसका कोई एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा दिया गया इस क्षण में, इन दिस एरा ऑफ वॉर जो है 21st सेंचुरी में। क्योंकि देखिए, पर्ल हार्बर में जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, ऊपर से जो उनके जंगी बेड़े थे वो भी बहुत ही जबरदस्त थे एंड प्रॉपर थ्रेट थे, जो पर्ल हार्बर पे डॉक्ड थे। और उस नुकसान के बावजूद अमेरिका ने वापस डटा रहा और हमला करता रहा, और लास्ट में फिर उसने न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल किया। तो देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि जब अमेरिकन को लगेगा कि अब सर के ऊपर से पानी जा चुका है, तो वो 2 सेकंड के लिए भी नहीं वेट करेंगे, वो दे माइट इवन यूज अ न्यूक्लियर ऑप्शन। तो अगर हमें लग रहा है कि
आज की दुनिया में ऐसा कॉल लेना मतलब इज गोइंग अगेंस्ट द वर्ल्ड। पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यूएन किसकी बदौलत से चल रहा है? यूएन का हेडक्वार्टर कहां पे है? यूएन की जो प्राइमरी पोजीशंस और पोस्ट हैं, दे आर मैन्ड एंड अपॉइंटेड बाय whom? द अमेरिकन्स आर सिटिंग देयर, फंडिंग अमेरिकन्स की, हेडक्वार्टर अमेरिका में। तो अगर हम ऐसे कहें कि नहीं यूएन में कोई पक्षपात नहीं है, पर अगर हम द डीप स्टेट इन यूएन अगर देखें तो इट इज अमेरिकन डोमिनेटेड। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका यहां पे कोई परमिशन लेने वाला है। इराक के टाइम भी नहीं ली थी, अफगानिस्तान के खिलाफ भी नहीं ली थी, किसी भी युद्ध के दौरान इन्होंने किसी से भी कोई परमिशन नहीं ली। दे हैव जस्ट गॉन इन एंड गॉन फॉर अ वॉर। तो इधर भी वही होने वाला है। बस ये है कि ईरान मरता क्या नहीं करता, अपना पूरी माइट लगाएगा इसमें। और एक और चीज बता दूं, जैसे डोंगफेंग सीरीज है, S500 है, तो S500 आप सोचे कि 500 किलोमीटर का तो दायरा वैसे ही आउट ऑफ बाउंड्री हो गया है। अगर इसमें कोई जंगी बेड़ा या फिर कोई एयरक्राफ्ट आया 500 किलोमीटर के दायरे के अंदर, तो वो तो वैसे ही टारगेट है। तो देखें, अमेरिका ने इतने सालों से मतलब जो इन्होंने अपनी मिसाइलें बनाई हैं, जो टेक्नोलॉजी ये डेवलप कर रहे हैं, नेवाडा में बैठे हुए एरिया 51 में जो अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट्स हैं, जो इनकी कैमोफ्लाज टेक्नोलॉजी है, जो इनकी रेडार बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो इनविजिबल हो जाए घोस्ट मोड में, वो दिखाई ना दे, पता ना चले, चाहे पानी के अंदर हो या हवा में हो, नहीं पता चलता है। तो ये सारी चीजें ये अभी शिफ्ट कर रहे हैं। और आप सोचें कि आप पूरा अपना बेस्ट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट को पहले सेफ्टी प्रदान करोगे, सिक्योरिटी उसको प्रदान करोगे, उसकी आप पैलेट्स पे उसकी पैकेजिंग आपको करनी पड़ेगी, फिर आपको सारी चीजें बाई एयर नहीं जा पाएंगी तो आपको बाई शिप लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखिए लॉजिस्टिक्स पे ही कितने करोड़ों रुपए लग चुके हैं अभी तक, बल्कि लाखों डॉलर लग गए हैं। तो देखिए अमेरिका पूरी तैयारी के साथ जाएगा एंड इट विल गो इन विद अ डिसाइसिव ब्लो। इसमें कोई शक नहीं है कि नुकसान अमेरिका का होगा, पर अगर अमेरिका ने मन बना लिया है तो इट इज गोइंग, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी रकम लगती है इन चीजों को अमेरिका से दूसरे, मतलब आप ओशन टू ओशन शिफ्ट कर रहे हो, तो इट इज नॉट अ इजी जॉब और इसमें महीने लगते हैं और महीने हो चुके हैं। जब से वेनेजुएला की तैयारी हो रही थी उसी दौरान ईरान के ऊपर भी नजर रखी जा रही थी, और जितना जो भी जंगी बेड़ा वेनेजुएला में था वो पूरा शिफ्ट होकर अब ईरान के पास आ गया है। और जो चीन में ताइवान को जो गार्ड कर रहा था जंगी बेड़ा, वो भी आ चुका है। तो देखिए दे हैव डबल या 3 times द फोर्स, दे हैव द टेक्नोलॉजी, दे हैव द इनोवेशन, कम्युनिकेशन, वेपन सिस्टम्स, जामिंग फैसिलिटी है उनके पास। तो देखिए ये तो कहना गलत होगा कि मतलब इट इज बराबर की टक्कर, बराबर की टक्कर ये नहीं है, ये एक तरफी लड़ाई होगी। पर इसमें अमेरिका एक चीज इंश्योर करेगा कि जितने भी S500s हैं उनको यदि डिस्ट्रॉय कर दिया, यदि चाइनीज एयर डिफेंस के रेडार सिस्टम्स HQ9s और जो भी अत्याधुनिक स्टेल्थ रेडार डिटेक्शन सिस्टम जो लगाए हैं कि जो इनके F-35 को पहचान सकें, चाइना का दावा है कि 1200 किलोमीटर पहले इनके रेडार F-35 को पहचान सकते हैं रेडार पे। वो रेडार इन्होंने प्रदान किए हैं, वो इन्होंने ट्रांसफर करके ईरान को दिए हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.